निर्मला के मरते ही अचानक निर्मला की हमशक्ल एक सुंदर औरत में बदल गई। उसने लाल रंग का सुहागन का जोड़ा पहन रखा था। वो एक भयानक मुस्कान लिए प्रोफेसर और निर्मला की लाश को देखने लगी। अचानक वो मुस्कुराते हुए कॉटेज के अंदर चली गई और सीधे राहुल का कमरा खोलकर राहुल को निहारते हुए बोली, तुम सिर्फ मेरे हो, सिर्फ मेरे। आखिर वो दिन आ ही गया। अब तुम्हें मुझसे कोई अलग नहीं कर पाएगा। तभी उस सुंदर औरत की नजर राहुल के बगल में सो रही नताशा पर पड़ी। नताशा को देखकर उसकी आंखों में खून उतर आया और अचानक वो धुआं बनकर वहां से गायब हो गई। अगली सुबह राहुल, नताशा और एडी निर्मला को आवाज लगाते फिर रहे थे, निर्मला, निर्मला। अरे यार, कहाँ गई है निर्मला? मगर काफी देर देखने के बाद भी निर्मला उन तीनों को कॉटेज में कहीं भी नजर नहीं आई। एडी गुस्सा होकर राहुल की ओर देखकर बोला, यार मेरी तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा कि आखिर ये सब कुछ हो क्या रहा है। पहले प्रोफेसर गायब हो गए, अब ये कहीं निर्मला भी नजर नहीं आ रही। एडी की बात सुनकर नताशा एडी और राहुल का मजाक उड़ाते हुए बोली, तुम दोनों तो कह रहे थे कि प्रोफेसर तुम दोनों के बहुत अच्छे दोस्त थे। भला ऐसी भी क्या दोस्ती? प्रोफेसर ने तुम दोनों का फोन तक रिसीव नहीं किया और ना ही मिलने आए। नताशा की बात सुनकर राहुल गंभीर होकर बोला, मेरी भी कुछ समझ में नहीं आ रहा कि आखिर ये सब कुछ हो क्या रहा है। कल प्रोफेसर और आज वो नौकरानी भी गायब है। राहुल ने इतना कहा ही था कि तभी उन तीनों के कानों में एक लड़की की बेहद सुरीली आवाज टकराई। उसका पति कुछ दिनों से लापता है, वो उसे ही तो तलाश करने यहां से चली गई है। राहुल, एडी और नताशा ने जैसे ही पलटकर देखा तो उनके सामने एक बेहद सुंदर औरत खड़ी थी जिसने लाल रंग की साड़ी पहने हुई थी। वो इन तीनों को घूरे जा रही थी। उस सुंदर लड़की की साड़ी के अंदर से परफ्यूम की तेज महक पूरे कमरे में फैली हुई थी। राहुल उसकी ओर देखकर बोला, तुम कौन हो? मैं भी यहां की नौकरानी हूं। निर्मला जब तक नहीं आ जाती तब तक मैं ही आप सबकी सेवा करूंगी। वैसे आप लोग खाने में क्या लेंगे? उस सुंदर लड़की ने कहा। एडी ने कहा, लेकिन तुम शक्ल से नौकरानी तो नहीं दिखती। वैसे क्या नाम है तुम्हारा? सुंदर लड़की ने कहा, मेरा नाम बिंदिया है और हाँ, ऊपर वाले ने मेरी शक्ल ही रानियों वाली बनाई है। सिर्फ आप ही नहीं, हर कोई मुझे देखकर धोखा खा जाता है। तभी उन तीनों को खाने की बहुत अच्छी महक आने लगी। अचानक उन तीनों ने देखा कि डाइनिंग टेबल पर खाना सजा हुआ था। वो तीनों हैरत से और हक्का बक्का होकर डाइनिंग टेबल की ओर देखने लगे। तभी राहुल के कानों में बिंदिया की आवाज आई, क्या देख रहे हो? राहुल ने कहा, अजीब बात है, कुछ सेकंड पहले ये टेबल खाली थी। बिंदिया ने कहा, आपको कोई गलत फहमी हुई होगी। वो क्या है कि आप निर्मला को देखने में इतने ज्यादा व्यस्त हो गए कि आप सबकी खाने पर नजर ही नहीं पड़ी। खाने को देखकर उन तीनों की भूख बुरी तरह से जग गई। बिंदिया ने कहा, हमारे पहाड़ों में कहावत है कि खाने को ज्यादा देर तक इंतजार नहीं करवाते। वो तीनों खाना खाने के लिए बैठ गए। दोपहर के 3 बजे थे। पुजारी जमुना प्रसाद करकोटक मंदिर के बाहर खड़े हुए थे। किसी व्यक्ति से बात कर रहे थे कि अचानक एक अजीब सी धुंध ने उस मंदिर को चारों ओर से घेर लिया। ये देखकर उनकी आंखों में खौफ के साए लहराने लगे। वो व्यक्ति जमुना दास से डरते हुए बोला, क्या हुआ पुजारी जी, आपकी आंखों में अचानक ये डर कैसा? पुजारी जमुना दास ने कहा, क्या तुमने ये धुंध नहीं देखा जो कितनी तेजी से मंदिर के आसपास फैलती जा रही है? व्यक्ति ने कहा,
पुजारी जी, ये पहाड़ी इलाका है और पहाड़ी इलाके में कब कहीं ठंडी हवा चल जाए, कब धुंध बढ़ जाए, कोई कह नहीं सकता ना। पुजारी ने कहा, तुम्हारी बात तो सही है, मगर ये कोई आम धुंध नहीं है। व्यक्ति ने कहा, क्या मतलब है आपका? पुजारी जी ने मुंह में बड़बड़ाते हुए डरते हुए बोला, ये धुंध एक संकेत है, संकेत इस बात का कि शायद वो निकल आई है। अगर उसे रोका नहीं गया तो तबाही निश्चित है। राहुल और नताशा कॉटेज के बाहर चाय पीने में व्यस्त थे। तभी एडी तैयार होकर बाहर आते हुए बोला, तुम दोनों यहीं पर बैठकर आराम से चाय पियो, मैं जरा घूम कर आता हूं। राहुल ने कहा, यह बात तो गलत है एडी, हम तीनों साथ साथ आए हैं तो घूमने भी हम तीनों को साथ साथ ही जाना चाहिए। एडी ने कहा, देखो तुम दोनों हस्बैंड वाइफ हो, मैं तुम दोनों के बीच में कबाब में हड्डी बनने वाला काम नहीं करना चाहता। मैं एक बैचलर बंदा हूं, अकेले ही घूमना चाहता हूं। इतना बोलकर एडी मुस्कुराता हुआ अपनी कार लेकर सीधा भीमताल की पहाड़ियों पर दौड़ने लगा। वो कार को हल्की रफ्तार से चला रहा था और आसपास के दृश्य का मजा भी उठा रहा था। वो कार चलाते हुए अपने आप से बोला, भीमताल तो वाकई में बहुत ही सुंदर है। मेरा बस चले तो मैं यहां से 6 महीने बाहर ही ना निकलूं। ये सुंदर पहाड़ियां, सुंदर सुंदर दृश्य, ताजी हवा और इंसान को चाहिए ही क्या। तभी भयंकर काला धुआं एक घने पेड़ की शाख से निकलकर कार के सामने मंडराने लगा। एडी को आगे का दिखाई देना बहुत ही मुश्किल हो गया था। अचानक एडी की कार एक घने पेड़ से टकरा गई। एडी बेहद फुर्ती से उस कार के अंदर से बाहर निकल आया और कांपते हुए बोला, ओह माय गॉड, आज तो बाल बाल बच गया। अगर कार पेड़ से ना टकराती, थोड़ी आगे बढ़ जाती तो सीधी खाई में ही गिर जाती। तभी एडी के कानों में पीछे से किसी औरत की आवाज आई, लगता है हमारी किस्मत में यही मिलना लिखा था। एडी ने जैसे ही पलटकर देखा, सामने बिंदिया खड़ी हुई उसे रहस्यमय अंदाज में देखकर मुस्कुरा रही थी। तुम तो कॉटेज में थी ना, इतनी जल्दी यहां कैसे आ गई? एडी ने कहा, बस आपको ढूंढते ढूंढते यहां तक आ गई, बिंदिया ने मुस्कुराते हुए कहा। बिंदिया इठलती हुई अजीब से अंदाज में एडी के बेहद करीब आकर खड़ी होकर उसे निहारने लगी। वैसे क्या देख रही हो? एडी ने कहा। बिंदिया ने कहा, सच बताओ, जब तुमने मुझे पहली बार देखा था, तुम्हारे मन में मुझे देखकर क्या विचार आया था? क्या मतलब है तुम्हारा? एडी ने कहा, क्या तुम्हारे मन में ये विचार नहीं आया था कि काश ये लड़की मेरी गर्लफ्रेंड होती? बिंदिया ने कह डाला। बिंदिया की बात सुनकर एडी बुरी तरह से चौंकते हुए बोला, कि क्या तुम मन के अंदर की बात भी पढ़ लेती हो? बिंदिया ने कहा, वो सब छोड़ो, मैं एक आजाद ख्याल वाली लड़की हूं। जिस तरह मैं तुम्हें अच्छी लगी, उसी तरह तुम भी मुझे अच्छे लगे। ये सुनकर एडी के होठों पर एक मुस्कुराहट छा गई। वो बिंदिया को अपनी बाहों में भरने ही वाला था, तभी बिंदिया उसे रोकते हुए बोली, ये सड़क है, मैं नहीं चाहती कि हम दोनों को कोई और देखे। मैं यहाँ पर एक ऐसी जगह भी जानती हूँ जहाँ पर हम दोनों को डिस्टर्ब करने वाला कोई नहीं होगा। कुछ ही देर बाद एडी बिंदिया के साथ एक पुरानी हवेली के अंदर बने हुए एक अजीब से मंदिर के अंदर खड़ा हुआ था, जहां पर मनुष्य सी छाई हुई थी। उस मंदिर में एक बड़ी ही भयानक औरत की मूर्ति सुहागन का जोड़ा पहने हुए रखी गई थी। उसके आसपास आग भी जल रही थी। उस भयानक मूर्ति को देखकर एडी घबराते हुए बिंदिया की ओर देखकर बोला, ये तुम मुझे कहां ले आई? क्या ये तुम्हें रोमांस करने की जगह लगती है? ये तो मुझे कोई भूतिया सी जगह लगती है। तभी बिंदिया एडी को अजीब सी नजरों से घूरने लगी। एडी को बिंदिया की आंखों में एक अजीब सी आकर्षण का एहसास होने लगा। कुछ ही सेकंड में एडी
धीरे धीरे कदमों से चलता हुआ बिंदिया के बेहद नजदीक पहुंच गया। बिंदिया बड़े ही रहस्यमय अंदाज में एडी की ओर देखकर बोली, हमारे यहाँ पहाड़ों में शादी से पहले कोई भी औरत अपने शरीर को हाथ नहीं लगाने देती। अगर तुम मेरे शरीर को पाना चाहते हो तो अपने खून से इस मूर्ति की मांग में सिंदूर भर दो, फिर तुम्हारी जो मर्जी चाहे वो तुम कर सकते हो। एडी ने बगैर सोचे समझे तुरंत अपने अंगूठे को उस मूर्ति के नुकीले पत्थर में गड़ा दिया। एडी के अंगूठे से खून बहने लगा। उसने बगैर देरी किए हुए उस भयानक मूर्ति की मांग में सिंदूर भर दिया। मगर मांग में सिंदूर भरते ही अचानक बिंदिया एक काले धुएं में बदल गई और देखते ही देखते उसकी शक्ल भी भयानक सी होने लगी। अगले ही पल बिंदिया की जगह एक खूबसूरत लड़की होने की बजाय वो एक चुड़ैल बनकर खड़ी थी। तभी कांपते एडी की गर्दन में उसने अपने पंजे गड़ा दिए। एडी की एक जोरदार चीख उस मंदिर में गूंज सी गई। एडी के शरीर से खून का फव्वारा उस मूर्ति के ऊपर फूट पड़ा। तभी वो भयानक औरत अपने ही अंदाज में हंसते हुए उस मूर्ति की ओर देखकर बोली, बस कुछ समय की बात है, उसे भी यहाँ